गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करती हूँ अभी तक जितना हमने पढ़ा है आपने उसको अभ्यास किया होगा, उसको कॉपी में सारा काम कर लिया होगा, जितने भी असाइनमेंट हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे, प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो अभी मैं जल्दी से एक रिवीजन करती हूँ जितने भी आपके टॉपिक हैं। जो अगर डाउट है तो वो आप जब विंडो ओपन होगी आप पूछ लेना। तो अभी मैं जितने भी हैं विषय उसको एक बार रिवाइज कर लूँ, ठीक है। तो सबसे पहला था हमारा भाषा और लिपि, ठीक है, ये वाला चैप्टर हमने किया था। तो भाषा किसे कहते हैं? वे ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, ध्वनि चिन्ह बोला, ठीक है। हर एक भाषा का अपना एक ध्वनि चिन्ह होता है। विश्व में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो सबके ध्वनि चिन्ह अलग अलग होते हैं। लिखने का और बोलने का तरीका अलग अलग होता है। तो हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है भारत की वो हिंदी है। तो हमारे यहाँ जो है वो भाषा के जो निर्धारित चिन्ह हैं वो देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं, ठीक है। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जो मनुष्य है वो बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर भावों का और विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है ना, यही था। तो और भाषा जो है वो सार्थक ध्वनियों के मेल से बनी है। अब कुछ भी हम ध्वनि निकालेंगे वो भाषा नहीं हो जाती। चिड़िया है, जानवर है, वो भी तो ध्वनि निकालते हैं, तो सभी ध्वनि भाषा नहीं होती है, ठीक है। तो सार्थक जिनका कुछ अर्थ भी निकले, ठीक है। उसके बाद हमने किया था आपका राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा किसी देश में बोली जाने वाली भाषा और जिसमें उस देश का राजकाज का काम चलता है, सरकारी कामकाज चलता है, उसको हम राजभाषा बोलते हैं, ठीक है। पूरे देश में जो आदान प्रदान की भाषा होती है उसे हम राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा आपका 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। तभी हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भारत की संपर्क भाषा भी हम हिंदी को ही बोलेंगे और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेज़ी है। संपर्क मतलब कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है, क्या पूरे विश्व की अंग्रेज़ी है, इंग्लिश है, और भारत की हिंदी है। अब इसके बाद हमारे भारत में आपको पता है बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिली है। 22 भाषाएं हैं जिनमें वहाँ के स्थानीय जो है सरकार का कामकाज चलता है। इसमें आपकी संस्कृत, हिंदी, असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, डोगरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, संथाली, सिंधी, मैथिली, ये सारी की सारी 22 जो भाषाएं हैं इनको जो है मान्यता मिली हुई है, ठीक है। अब आती है इसके बाद बोली। भारतवर्ष में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। हर राज्य में भी जो है उनकी कुछ स्थानीय बोलियां हैं। हर थोड़ी दूरी पर जाकर भाषा बदल जाती है। तो बोली क्या होता है? बोली जो होती है वो उसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, बहुत कम जगह पर बोली जाती है। कुछ गांवों में बोली जाएगी कुल मिला के, ठीक है। तो उसके बाद थोड़े दूरी पे जाएंगे तो बोली बदल जाती है, ठीक है ना। तो उसमें सबसे बड़ी बात कि वो सिर्फ बोलचाल के लिए होती है, उसमें कोई लिखित साहित्य आपको नहीं मिलेगा, उसकी कोई लिखित चिन्ह नहीं होते हैं उसके, सिर्फ वो बोलते हैं। जैसे राजस्थानी है, हरियाणवी है, उसमें आपको लिखित साहित्य या लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, क्या।
ये सब जो है वो बोलियाँ। उसमें हाँ, उसमें आपको लोकगीत मिलेंगे, लोक कथाएँ मिलेंगी। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ बोलचाल में ही आगे जाती है। उसको लिखित रूप में आपको कहीं भी कोई साहित्य नहीं मिलेगा। उसके बाद आपकी आती है उपभाषा। उपभाषा होती है जो बोली का क्षेत्र जब थोड़ा सा और विस्तृत हो जाता है तो वो उपभाषा कहला जाती है। भाषा नहीं बोलेंगे, उस उपभाषा बोलेंगे। जैसे कि ब्रज भाषा है, उसमें थोड़ा बहुत साहित्य आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी उपभाषा, इसका क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ जाता है, कुछ ज़्यादा क्षेत्रों में ये बोली जाती है, ठीक है। तो तब वो उपभाषा बन जाती है। जैसे खड़ी बोली, मैथिली, ब्रज भाषा, ये सारी उपभाषा में आती हैं। फिर उसके बाद भाषा और बोली में अंतर क्या है? भाषा में आपको लिखित साहित्य मिलेगा, उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, और वो संपर्क भाषा भी बन जाती है। बोली जो होती है उसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, बहुत कम स्थानों पर बोली जाती है, और उसका कोई लिखित साहित्य आपको नहीं मिलेगा। तो उसके बाद लिपि। लिपि का क्या अर्थ है? लिपि जो है वो लिखित भाषा के लिए निर्धारित चिन्हों को बोलते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। जैसे हिंदी में क ख ग लिखा जाता है, हमारी वर्णमाला है। इंग्लिश में ABC लिखी जाती है, ठीक है। गुरमुखी की अलग एक गुरमुखी लिपि है, बांग्ला की अलग लिपि है। तो हिंदी, संस्कृत, ये सारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह तो निश्चित करने हैं, ठीक है, तो उनको हम लिपि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ मैंने जो विशेष में आपको जो लिख के भेजे हैं नोट्स, वो आप बहुत ध्यान से पढ़ना। अब विशेष में मैंने आपको बताया था कि जो देवनागरी लिपि है वो एक वैज्ञानिक लिपि है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई और लिपि नहीं है। इस जो हमारी देवनागरी लिपि है, इसमें कंप्यूटर पर यूनिकोड द्वारा हम देवनागरी लिपि को किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसका अनुवाद किया जा सकता है। क्योंकि हमारी जो हिंदी की लिपि है वो जैसे हम बोलते हैं उसके चिन्ह वैसे ही उनकी ध्वनि होती है। इंग्लिश में अलग होता है, ठीक है। जैसे बी बोल रहे हैं इंग्लिश में तो ब लिख रहे हैं। सी जो है वो क की आवाज़ ध्वनि देता है। तो देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। अ बोल रहे हैं तो अ लिख रहे हैं, क बोल रहे हैं तो क लिख रहे हैं। वो ही ध्वनि निकालेगा वो जैसा लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद आता है साहित्य। साहित्य जो होता है वो एक आपका लिखित भंडार है आपकी कोई भी भाषा का, ठीक है। ये एक संचित कोश होता है। हमारी जितनी भी किताबें हैं, ठीक है, वो उसको हम साहित्य बोलते हैं। लिखित रूप में ये हमें मिलता है, दो रूप में मिलता है, गद्य और पद्य। गद्य मतलब आपकी कहानी, नाटक, ये सारे जो उपन्यास, ये आपके निबंध, ये गद्य में आते हैं। और पद्य में आती हैं कविताएं, दोहा, छंद, पद, ये सब पद्य में। गद्य में कोई लय नहीं होती, सीधी बात की जाती है, लिखी जाती है। और कविता में लयबद्ध तरीके से बात को बताया जाता है, उसको आप गा भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी कुछ उदाहरण भी दिए थे, जैसे मुंशी प्रेमचंद का गोदान उपन्यास है, महादेव वर्मा का एक कहानी है गिल्लू है। तो ये सारे आपके उसमें गद्य भाग में आएंगे। और आपके कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे, मीरा के पद, ये सब पद्य भाग में आएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका व्याकरण। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना जो शास्त्र हमें सिखाता है, उसके नियम सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ये एक शास्त्र है, ठीक है। तो
भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण में 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब कोई भी भाषा किन से बनी है? ध्वनियों से बनी है। ध्वनि के लिए हमने कुछ निर्धारित चिन्ह लिए हुए हैं और उन चिन्हों को हम बोलते हैं वर्ण। ठीक है। अब वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो व्याकरण के 3 भाग हुए इस तरह से। वर्ण विचार, पहले वर्ण पढ़ेंगे, उसके बाद वाक्य विचार, शब्द विचार, फिर शब्दों के बाद वाक्य विचार। ठीक है। इसके बाद आता है आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपके इसके जो पाठ के जो पीछे जो अभ्यास कार्य दिया है वो आप करने की कोशिश करिए। ठीक है। जैसे भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। उपभाषाओं के 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। भाषा का अल्प विकसित रूप बोली होता है, क्योंकि ये पूरी तरह विकसित नहीं होती है। जब हमने अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में बोली से कुछ शब्द भी शामिल किए हैं। ठीक है। तो पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद लिपि कहाँ बाएं से दाएं लिखी जाती है, हमारी देवनागरी लिपि जो है। ठीक है। उर्दू जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये सब आप जो आपको मैंने नोट्स दिए हैं उसमें से आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ोगे और उसके बाद इसको करने की कोशिश करोगे। उसके बाद जैसे कुछ वाक्य दिए हैं, दादी द्वारा मान्या को कहानी सुनाना, भाषा का कौन सा रूप हुआ? सुनाना, मौखिक हुआ। समाचार पत्र जो है वाचिका समाचार पत्र वाचन करती है, वाचन मतलब बोलती है, तो मौखिक है। छात्रों द्वारा प्रश्न पत्र हल करना, वो लिख रहे हैं, तो ये लिखित हुआ। अमित द्वारा मानसरोवर पढ़ना, मानसरोवर एक प्रेमचंद का एक किताब है जिसमें बहुत सारी उनकी कहानियां हैं, संचित हैं। ठीक है। तो मानसरोवर पढ़ना तो लिखित है, क्योंकि लिखा हुआ पढ़ते हैं, बोला हुआ सुनते हैं। बोलना सुनना मौखिक, लिखना और पढ़ना लिखित में आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। ओके। ये आपका ये पहला चैप्टर हो गया। इसके बाद आता है आपका वर्ण विचार। आपका वर्ण विचार में हमने क्या पढ़ा था? वर्ण किसे कहते हैं? वे ध्वनि चिन्ह जिनके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी इकाई जिसके और आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते। और अभी मैंने कहा था कि उसके लिए हमने कुछ निर्धारित चिन्ह लिए हैं। हर भाषा के होते हैं, निर्धारित चिन्ह होते हैं लिखने के लिए, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, हिंदी में हम उसको वर्ण बोलते हैं। और इनकी जो समूह होता है उसको हम वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें 2 प्रकार के वर्ण मिलेंगे, एक आपको स्वर मिलेंगे और एक आपको व्यंजन मिलेंगे। स्वर वॉवल्स होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारे हिंदी में 11 हैं। उसके बाद व्यंजन जो हैं हमारे 33 हैं। ठीक है। ये सब हमने किए हुए हैं। उसके बाद व्यंजन के अलावा भी हमारे कुछ वर्ण होते हैं जो अंतस्थ होते हैं, ऊष्म होते हैं, संयुक्त होते हैं और कुछ अन्य वर्ण भी शामिल होते हैं। ठीक है। ये सब आपको मैंने कराया हुआ। ठीक है। वो अच्छे से कर लेना। स्वर जो आपके 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, ये सिर्फ 4 ही होते हैं, अ, ई, उ और री। दीर्घ जिनको बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, जो बड़ा आ, दीर्घ मतलब बड़ा,
ठीक है। उसके बाद प्लुत, जिनको 3 गुना समय लगता है। उसके बाद मात्राएं मैंने कराई थी, ठीक है। इसमें मात्राएं क्या होती हैं? स्वरों की मात्राएं होती हैं। जो स्वर होते हैं वो व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं मात्राओं के रूप में, क्योंकि व्यंजन अपने आप में अधूरे होते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं। तो जब तक उसमें स्वर नहीं मिलेगा वो आधा ही रहेगा। तो स्वर जब आएगा तो उसके साथ वो मात्रा के रूप में आएगा, ठीक है। उसमें मैंने ऊ की मात्रा आपको कराई थी, री, र, ठीक है। ये आप अच्छे से उस वीडियो को देखना दोबारा से, उसमें मैंने अच्छे से आपको इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और एक चीज़ और देखना, र की मात्रा का आप बहुत ज़्यादा गलत ढंग से प्रयोग करते हैं। जैसे र की मात्रा आप कहाँ लगाते हैं? जैसे ये देखिए, जो है र की मात्रा कई बच्चों को मैंने देखा है यहाँ लगाते हैं, ये गलत है। र की मात्रा उसके पीछे आती है। और र में भी 2 प्रकार की मात्राएं होती है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। तो ध्यान रखना, ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है, ठीक है। रुपया और ये रुमाल, ठीक है। जब बड़ा ऊ आएगा तो थोड़ा सा घुमा के लिखोगे और छोटा आएगा तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद उस वीडियो में आप देखना जिसमें मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जो बिंदु आप जो बोलते हैं, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है वो अनुस्वार होते हैं, ठीक है। जैसे अंक, गंगा, लंगूर। और अनुनासिक जिसमें नाक और मुख दोनों से आवाज़ निकलती है, ठीक है, वो आपके अनुनासिक होते हैं। जैसे चांद, ठीक है, 5, आँख, ये आपके अनुनासिक हो गए। उसके बाद मैंने आपको क्या कराए थे? अयोग्यवाह, ठीक है। अयोग्यवाह में हमने क्या किया था? ऐसे ध्वनियाँ जो न की व्यंजन होती हैं, ना ही स्वर होती हैं, अंग खाली हो, अंग से अंगूर वाला, ठीक है। और उसके बाद मैंने विसर्गें बताई थी, जो जिसकी ध्वनि थोड़ी ह से होती है। दुशासन, प्रातः, प्राय, जब विसर्ग हम लगाते हैं। उसके बाद आगत ध्वनि, कुछ ध्वनि जो है वो दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में ली गई हैं। जैसे कुछ अंग्रेज़ी शब्दों को हमारी भाषा में शामिल किया गया है, जैसे डॉक्टर, कॉपी, कॉलेज, कॉफ़ी, उसमें हम औ लगाते हैं, उसके लिए हम आधा चांद लगाते हैं, अर्थात उसमें जो है अनुनासिक का हम चांद लेते हैं, उसमें बिंदी नहीं लगाते, तो वो औ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हलंत। हलंत आपको बताया था, जब कोई भी वर्ण हमें व्यंजन जो है हमें आधा दिखाना है तो उसमें हम हलंत लगाते हैं। उसके बाद व्यंजन जो हैं आपके, उसमें 5 वर्ग हैं। कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। क, च, ट, त, प याद करने के लिए मैंने आपको बताया था। उसके बाद अंतस्थ, यरलव, ऊष्म, श, श, सह, संयुक्त, क्षत्रज्ञ, श्र, अन्य, ड, ढ, ठीक है। ये आपके व्यंजन के भेद हैं। स्पर्श हैं, जो 5 वर्ग हैं। आपकी जो जीभ है वो आपके मुंह के अंदर जगह जगह टकराती है, छूती है, उसके बाद ये वर्ण आपकी ध्वनि जो है जब निकलती है, ठीक है। उसके बाद अंतस्थ होता है, जिसमें आपके पूरी तरह से जीवा, आपकी जीभ मुंह को स्पर्श नहीं करती है। यरलव। ऊष्म में आपकी जब इनका उच्चारण करते हो तो थोड़ी सी हवा जो है, मुंह की श्वास जो है थोड़ी सी गर्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको संयुक्त व्यंजन कराए थे, जब 2 व्यंजन
जुड़कर एक तीसरा व्यंजन बनाते हैं। जैसे क और श मिलके क्ष बनाते हैं, त जमा र त्र, ज यमय ज्ञ, श जमा र श। ठीक है। उसके बाद आपको द्वित व्यंजन कराए थे। द्वित व्यंजन होते हैं जब दो एक जैसे व्यंजन जुड़ते हैं, एक आधा एक पूरा, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित। जैसे बच्चा, सज्जा, दो च आते हैं, एक आधा और एक। उसके बाद संयुक्त अक्षर एक स्वर रहित व्यंजन का दूसरे स्वर सहित व्यंजन के साथ डिफरेंट है। द्वित में क्या था, वो एक जैसा व्यंजन होगा, ये ध्यान रखना। बच्चा में दो च है, एक आधा एक पूरा। लेकिन संयुक्त अक्षर में आपके दो भिन्न वर्ण होंगे। जैसे कि प्रश्न, प्रश्न में दो व्यंजन जुड़ रहे हैं, श न। एक श आधा है और न पूरा है। जैसे व्यवहार, व्यय में एक आधा व है और य है, तो व जो है वो स्वर रहित है, स्वर नहीं है, इसलिए वो आधा है और य। ठीक है, ये हमने किए थे। उसके बाद आपका आ जाता है उसके बाद वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद बहुत ध्यान से करना, आपको पता होना चाहिए। संयुक्त अक्षर, द्वित व्यंजन, संयुक्ताक्षर कैसे बने हैं, क्योंकि जब आप को शब्द दिया जाता है, जब उसको अलग अलग करते हो तो एक एक अक्षर को, एक एक वर्ण को लेना और उसको अलग अलग करना। ठीक है, सारा एक साथ नहीं करना, आपको मैंने वीडियो में बताया था, उसको ध्यान से देखना, कैसे समझाया था मैंने। ठीक है, संयुक्त इसके वर्ण विच्छेद और अक्षर दिया जाएगा, उसको वर्ण विच्छेद करना है, या वर्ण विच्छेद दिया जाएगा, उसको अक्षर बनाना होगा। ठीक है, ये आपकी पुस्तक में जो है इसके उदाहरण दिए हुए हैं, इसको प्रैक्टिस आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद कुछ आपके वर्तनी स्पेलिंग्स का जो है वो शुद्ध अशुद्ध आएगा। कि अशुद्ध वर्तनी दी होगी उसको शुद्ध करना होगा। बहुत से आपके इसमें अक्षर दिए हैं, शब्द दिए हुए हैं, वो आप उसको करोगे। ठीक है, आपकी बुक में इस चैप्टर में बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है, आप उसको करने की कोशिश करोगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हमने किया था शब्द विचार, नहीं सॉरी शब्द विचार नहीं, इसके बाद हमने किया था हाँ, आपको जो ध्वनि चैप्टर मैंने कविता कराई है उसके शब्दार्थ आपको याद करने होंगे। ठीक है, हाँ, पत्र कराया था, विभिन्न प्रकार के पत्र लेखन कराया था। पत्र लेखन की जो विशेषताएं हैं, जो है कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उसमें कैसे सुंदर तरीके से आप लिख सकते हैं, और रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, बार बार एक ही बात को आप दोहराएंगे नहीं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, आवेदन पत्र हो गया, आपका कितने प्रकार के आपके औपचारिक पत्र हैं, संपादक को पत्र हो गया, व्यवसायिक बिजनेस लेटर हो गया, सरकारी पत्र, गैर सरकारी पत्र जो ऑफिस वगैरह में चलता है, जैसे बिजनेस के लिए कि आपने कुछ ऑर्डर प्लेस किया है, आपने कहीं पर कुछ मंगाया है, उसमें उसके लिए आपको पत्र लिखना है, तो ये कैसे लिखे जाते हैं, ये सारे औपचारिक पत्र में आते हैं। और
अनौपचारिक पत्र में आपके जो आपके मित्र सगे संबंधियों को आप पत्र लिखते हो वो अनौपचारिक में आते हैं, जैसे निमंत्रण पत्र है, फिर बधाई पत्र है, शुभकामना पत्र है, संवेदना पत्र है, धन्यवाद है, सूचना पत्र है या सलाह देते हुए पत्र है। ये सारे अनौपचारिक में आते हैं। तो दोनों का मैंने आपको प्रारूप कराया था, वो आपको अच्छे से करना है। ठीक है। औपचारिक के प्रकार, एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि प्रारूप तो नहीं लिखना है, और प्रारूप नहीं लिखना, कितने प्रकार के औपचारिक पत्र होते हैं? प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र है, सरकारी पत्र है, ये प्रकार है उसके। और अनौपचारिक में आपके प्रकार मैंने नोट्स में आप ध्यान से देखो, उसमें बताए हुए हैं मैंने, वो आपको करने हैं। और संबोधन कैसे करना है आपको, जब आप औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लिखते हो उसको आपने शुरू कैसे करना है और अंत में आप क्या संबोधन करते हो वो करना है। और एक अंतर बहुत ज़रूरी है कि औपचारिक पत्र में विषय होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन अनौपचारिक में आप विषय नहीं लिखते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पिता को पत्र लिख रहे हैं और विषय भी डाल रहे हैं, तो वो गलत है, पूरा का पूरा लेटर गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कुछ विराम चिन्ह के लिए भी एक भेजा था, एक वीडियो भेजा था। आपके जितने भी विराम चिन्ह हैं उसको आप ध्यान से करेंगे, उनको चिन्ह के नाम और चिन्ह का प्रकार आप उसके सामने लिखने का प्रयास करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। कौन सा चिन्ह किसके लिए प्रयोग होता है? पूर्ण विराम जो है वो वाक्य पूरा होने पे, अर्ध विराम आधा रुकने के लिए, अल्प विराम कम समय के लिए रुकने के लिए, कहाँ जब हम संवाद लिखते हैं, जब हम बोलते हैं तो कहाँ रुकते हैं उसके लिए, और विराम चिन्ह किस लिए आवश्यक हैं, ये सब आप करोगे। ठीक है। जितने भी विराम चिन्ह हैं आप नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से आपको इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको पढ़ो, वीडियो को देखो और इसका अभ्यास करो, और जो क्वेश्चन है वो आप इसको करने की कोशिश करो, और जो भी आपके डाउट हैं वो आप पूछ सकते हो। ठीक है। आज के लिए